स्वागत है आपका मेरे चैनल सिविल वाले में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के गुप्ता एंड गुप्ता के पहले 20 क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन जो है, कंजप्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। यानी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर ज़्यादा रखेंगे तो वाटर की जो डिमांड है, जो यूज़ है, वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न जो इसका दिया हुआ है, क्योंकि हायर प्रेशर होगा तो वेस्ट ऑफ वाटर क्या होगा, ज़्यादा लॉस होगा, और ज़्यादा लॉस होगा तो ज़्यादा कंजप्शन होगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है असर्शन, और ये इसका रीज़न भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका हम ऑप्शन जो ए टिक करेंगे, बोथ ट्रू है और आर जो इसकी एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों। द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ ए लोकेलिटी इज अफेक्टेड बाई। पहला जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस है, दूसरा क्वालिटी ऑफ वाटर है, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर है। क्लाइमेटिक कंडीशन में यानी गर्मियाँ होंगी तो पानी की डिमांड जो है ज़्यादा ही रहेगी। क्वालिटी ऑफ वाटर अगर अच्छी होगी तो ज़्यादा वाटर क्या होगा, यूज़ होगा। डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर ज़्यादा होगा तो लॉसेस ज़्यादा होंगे, कंजप्शन ज़्यादा होगी। तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं इफेक्ट करती हैं पर कैपिटा कंजप्शन। तो इसके लिए डी आंसर आएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, विच आर द फॉलोइंग काजेज ए डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजप्शन। किसकी वजह से डिक्रीज होगी पर कैपिटा गया। मीटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने से। हाँ, मीटरिंग सिस्टम अगर यूज़ होगा तो लोग पानी कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चार्जेस ज़्यादा आएंगे अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। गुड क्वालिटी ऑफ वाटर से कम नहीं होगा, इंक्रीज़ होगा। जितना अच्छा क्वालिटी होगी वाटर की उतना ज़्यादा वाटर यूज़ होगा। स्टैंडर्ड लोगों का अच्छा होगा तो यूज़ डिक्रीज़ नहीं होगी, इंक्रीज़ होगी। हॉटर क्लाइमेट होगा तो इंक्रीज़ होगी। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है द हॉर्ली वेरिएशन फैक्टर। क्या होता है दोस्तों हॉर्ली वेरिएशन फैक्टर? सबसे पहले हमें जो है एवरेज डेली डिमांड पता होनी चाहिए। एवरेज डेली डिमांड यानी एक दिन में कितना पानी एक पूरी सोसाइटी यूज़ करती है। अगर हम LPCD अगर हमारे पास है, यानी लीटर्स पर कैपिटा पर डे, एक आदमी एक दिन का कितना पानी इस्तेमाल करता है, उसको अगर हम टोटल पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि पूरी पॉपुलेशन एक दिन का कितना पानी इस्तेमाल करती है। उसी को एवरेज डेली डिमांड बोलते हैं। अब जो मैक्सिमम डेली डिमांड है वो 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड होती है, ये आपको याद रखना है। और मैक्सिमम हॉर्ली डिमांड जो है वो 1.5 टाइम मैक्सिमम डेली डिमांड होती है। मैक्सिमम हॉर्ली डिमांड को भी अगर हम एवरेज डेली डिमांड की टर्म्स में लिखना चाहें तो 2.7 टाइम एवरेज डेली डिमांड आती है। तीनों रिलेशनशिप आपको याद रखने हैं। इसमें जो मैक्सिमम हॉर्ली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड का जो रिलेशन है आपस में 1.5 टाइम है। इसी को हम, ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम हॉर्ली वेरिएशन फैक्टर कहते हैं। तो हॉर्ली वेरिएशन फैक्टर जो है यहाँ पे कितना आएगा, 1.5, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एवरेज डेली कंजप्शन दी हुई है, यानी एवरेज डेली डिमांड हमें दी हुई है, जो जस्ट अभी हमने पढ़ी, क्यू एवरेज डेली डिमांड। हमने जो दोस्तों निकालना है वो निकालना है मैक्सिमम डेली कंजप्शन ऑन पीक हॉर्ली डिमांड। अगर ये खाली मैक्सिमम डेली कंजप्शन लिखा होता तो हम क्या करते, 1.8 टाइम एवरेज डेली डिमांड करते। लेकिन ये खाली मैक्सिमम डेली कंजप्शन लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है मैक्सिमम डेली कंजप्शन ऑन पीक हॉर्ली डिमांड, यानी ये मैक्सिमम हॉर्ली डिमांड की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम हॉर्ली डिमांड का क्या रिलेशन है एवरेज डेली डिमांड के साथ? मैक्सिमम हॉर्ली डिमांड जो है 2.7 टाइम एवरेज डेली डिमांड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मैक्सिमम हॉर्ली डिमांड निकालनी है, तो हम 2.7 को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास एवरेज डेली डिमांड दी हुई है। जब 2.7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो ऑप्शन आएगा, हमारे पास ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइन फॉर। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स को, दरअसल ये पूरा एक चार्ट है, उस चार्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चार्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले हम रिवर से जो है क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम रिवर, मान लो ये रिवर है, रिवर से हम क्या लेंगे, इनटेक लेंगे। इनटेक से मेन पाइपलाइन में जाएगी, मेन पाइपलाइन से हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगी, टी से मैं लिख देता हूँ। ट्रीटमेंट प्लांट से फिर एक दोबारा पाइपलाइन जाएगी, फिर उस पाइपलाइन से हम कहाँ लेके जाएंगे इसको, स्टोरेज टैंक में लेके जाएंगे, स्टोरेज रिजर्वायर में लेके जाएंगे। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाएगा। इन सब को दोस्तों अलग अलग चीज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेन पाइपलाइन की अगर बात करें तो इसको मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसी तरीके से ट्रीटमेंट यूनिट के अंदर भी 4 पार्ट आते हैं। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक आता है,
फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक आता है, फिर फिल्ट्रेशन चैम्बर आता है, फिर डिसइंफेक्शन आता है। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को हम मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए ही डिज़ाइन करते हैं। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक को भी हम मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए ही डिज़ाइन करते हैं। फिल्ट्रेशन यूनिट को हम 2 टाइम एवरेज डेली डिमांड यानी 2Q को अगर हम एवरेज डेली डिमांड मान लें तो फिल्ट्रेशन यूनिट को हम 2Q के लिए डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद जो हमारा डिसइंफेक्शन यूनिट आता है उसको भी हम मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए ही डिज़ाइन करते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ों को हम MDD के लिए ही डिज़ाइन करते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट में, सिर्फ एक को छोड़ के, फिल्ट्रेशन यूनिट चैम्बर को छोड़ के प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक और डिसइंफेक्शन वाला यूनिट जो है इसको MDD के लिए करते हैं, और जो फिल्ट्रेशन चैम्बर है उसको हम 2Q के लिए करते हैं। यहाँ पे हमें दोस्तों जो पूछा हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूशन मेंस का पूछा हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मेन को हम किसके लिए डिज़ाइन करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन मेन को हम मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड और दूसरा जो हमारा है वो है मैक्सिमम आवरली डिमांड, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसी के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन मेंस को डिज़ाइन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हमें। द डिस्ट्रीब्यूशन मेंस आर डिज़ाइंड फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड, और ऑप्शन डी है हमारे पास मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी रहेगा। उन दोनों का जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड और मैक्सिमम आवरली डिमांड, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होता है उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। तो इसका ऑप्शन डी रहेगा आंसर इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड के जो पॉपुलेशन का फोरकास्टिंग का मेथड है, इसके मुकाबले में अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड क्या हमें देता है। दोस्तों जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड जो है रैपिडली ग्रोइंग सिटी के लिए होता है, और अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो है ऑलरेडी ग्रोन सिटी के लिए होता है। जब अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड ऑलरेडी ग्रोन सिटी के लिए होता है तो इसकी वैल्यूज़ भी, इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज भी उतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो इसकी वैल्यू भी क्या रहती है, कम रहती है। तो दोस्तों इसका ए आंसर आएगा, लेसर वैल्यू हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों निकालने वाला है, पॉपुलेशन हमें दी हुई है, 3 ईयर्स की दी है, 5000, 7000 और 8400, और 4th ईयर की पॉपुलेशन हमसे पूछी हुई है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड के हिसाब से। दोस्तों जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड का फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, Pn इजिकल टू P0 इंटू 1+r/100 की पावर n। n जो है नंबर ऑफ डिकेड्स हैं, P0 जो है लास्ट नॉन डिकेड या फिर लास्ट नॉन ईयर की जो है पॉपुलेशन है। दोस्तों हमारे पास 3 पॉपुलेशन है, उनने हमें दी हुई थी 5000, 7000 और 8400। हमने इनका इंक्रीज निकाला हमने 7000 माइनस 5000 वाया 2000, फिर ऐसे ही 8400 में से 7000 माइनस किया तो आ गया 1400। इसकी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कितनी थी, 5000, 2000 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100, ये हमने जो परसेंटेज निकाली कितना इंक्रीज आया। वैसे ही 1400 की इनिशियल क्या थी, 7000 से 8400 हुआ, इनिशियल 7000 आएगी, तो 1400 डिवाइड बाई 7000 इंटू 100, ये आ गया हमारा R2। तो R1 और R2 हमारे पास दोनों आ गए। एक्चुअल में हमने R निकालना है, जो इस फार्मूले में R है ये हमें निकालना है, और R निकालने के लिए हमें R1 और R2 दोनों निकालने पड़ रहे हैं। तो R निकालने का फार्मूला क्या है, R1 इंटू R2 होल रेज़ टू पावर 1/n। अब ऊपर n जो है नंबर ऑफ डिकेड्स था, यहाँ पे n नंबर ऑफ रेट्स है, जितनी रेट्स होंगी। यहाँ पे अब 2 ही रेट्स बनती हैं क्योंकि टेबल ही छोटा है, 3 ही वैल्यूज़ हमारे पास, तो रेट्स 2 ही बनेंगी। 4 होती तो 3 बनती। तो R1 R2 हमारे पास आया 40 इंटू 20 और 1/n, कितनी वैल्यूज़ है, 2 वैल्यूज़ हैं, तो 1/2। तो यहाँ से हमने R निकाल लिया। R जो हमारे पास निकल के आया वो आया 28.2 निकल के आया। अब नेक्स्ट 2 फार्मूले हमारे पास जो हैं, जो मैंने ऊपर फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला तब यूज़ किया जाता है जब ये मैंने ऊपर लिखा है Pn इजिकल, दोबारा चलो नीचे दोबारा भी लिख दिया मैंने इसको, Pn इजिकल टू P0 इंटू 1+r/100 की पावर n। ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं अगर पॉपुलेशन पर डिकेड दी हुई हो। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में है पॉपुलेशन पर डिकेड नहीं दी हुई, उन्होंने डिकेड्स की पॉपुलेशन नहीं दी है, उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स की पॉपुलेशन दी है। अगर 3 कंसेक्यूटिव डिकेड्स की दी होती तो मैं ये यूज़ करता, इसलिए हमें 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स की पॉपुलेशन दी है, इसलिए हमें जो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा वो Pn इजिकल टू P0 इंटू e⁻r/100 इंटू n। एन यहाँ पे वही है जो इस फार्मूले में है, यानी कितने लास्ट नोन डिकेड से कितने टाइम बाद आप निकालना चाहते हो। जैसे ये एन लिखा हुआ नंबर ऑफ डिकेड्स, जो लास्ट नोन डिकेड है उसके कितने साल बाद या कितने डिकेड्स बाद आप निकालना चाहते हो। अब यहाँ पे ये साल वाला फार्मूला लगाया है हमने, राइट हैंड साइड वाला फार्मूला लगाया है, तो ये इसमें एन जो है कितने ईयर्स बाद निकालना है।
तो उन्होंने हमें सिंपल सा लिखा हुआ है कि 3 ईयर्स का दिए तो 4th ईयर की निकालनी है। तो n क्या आएगा 1, क्योंकि लास्ट नोन जो पॉपुलेशन थी हमारे पास वो थी 8400, उसके एक ही साल बाद निकालनी है, तो 1n हमने यहाँ के डालना है 1। अगर उसके 2 साल बाद निकालनी होती तो n 2। पी नॉट जो है हमारे पास लास्ट नोन डिकेड की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। लास्ट नोन डिकेड की हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे हमें दी हुई है 8400, ये है लास्ट नोन डिकेड की पॉपुलेशन। सारी चीज़ें हमने क्या की, फार्मूले में सब्स्टिट्यूट की। आर की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई थी 28.2 डिवाइड बाई 100, यहाँ से पी एन निकल गया 11145, यानी 11,145। इसका जो क्लोजेस्ट आंसर है यहाँ पे हमारे पास क्या है 11,000 के, वो डी आंसर है, इसलिए इसका आंसर क्या है डी। इसके साथ साथ में मैंने आपने राइट हैंड साइड पे देखा दूसरे वाले फार्मूले से भी मैंने निकाल के बताया है। डिकेड वाले आप इसमें अगर यूज़ कर लोगे ज़्यादा आंसर में वेरिएशन नहीं आएगी। यहाँ पे डिकेड वाला भी यूज़ कर लोगे तो 10,768 आंसर आएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे आंसर दिया है वो दिया हुआ 10,920। तो किसी से भी निकाल सकते हो आप, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है आप ईयर वाला फार्मूला यूज़ करें, यानी ई वाला फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास, द सूटेबल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर अ यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी। रैपिडली ग्रोइंग सिटी के लिए मैंने अभी आपको बताया जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड करते हैं, और ऑलरेडी ग्रोन सिटी के लिए हम अर्थमेटिक, ऐसे याद रख लें आप, ए फॉर ऑलरेडी ग्रोन सिटी, ए फॉर अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। तो यहाँ पे हमें रैपिडली ग्रोइंग के लिए पूछा हुआ तो हमें जो है जियोमेट्रिक ही इसका आंसर आएगा। ये ऑप्शन आगे इसके, तो इसका कौन सा आंसर आएगा रैपिडली ग्रोइंग सिटी के लिए, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। नेक्स्ट जो हमारे पास है, जो डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल इन ए वेल ड्यू टू पंपिंग विल बी मैक्सिमम। अगर आपने इसकी डायग्राम देखी हो, अगर ये वेल है तो ये जो डिप्रेशन है कुछ इस तरीके से फॉलो करता है। ये इसका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस आ गया, ये कुछ इस तरीके से फॉलो करता है। तो सबसे कम यहाँ पे डिप्रेशन है, यहाँ ज़्यादा डिप्रेशन है, यहाँ ज़्यादा डिप्रेशन है, तो वेल के करीब में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन रहती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आएगा क्लोज टू द वेल, क्योंकि आर के तो कम रहेगी, आर है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, वो आपको मैंने दिखा दिया, आर पे तो डिप्रेशन सबसे कम रहती है। नेक्स्ट आ गया, द डिवाइसेस विच आर इंस्टॉल्ड फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम द सोर्सेज। पानी निकालने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको इनटेक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पोरोसिटी, स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन का रिलेशन बताओ। इनका रिलेशन है पोरोसिटी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन, ए आंसर है। ये रिलेशन आपने डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ वाल्व विच इज प्रोवाइडेड एट द सक्शन पाइप इन अ ट्यूबवेल, यानी पूछ रहे हैं कि अगर ट्यूबवेल के जो नीचे वाले हिस्से जहाँ से वो पानी ले रहा है, ये वाटर है, यहाँ पे कौन सा वाल्व यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रिफ्लेक्स वाल्व यूज़ करते हैं, या फिर नॉन रिटर्न वाल्व भी इसको बोलते हैं, ताकि जो पानी ऊपर गया है वो वापस ना आ पाए। तो इसका ऑप्शन जो है आंसर जो रहेगा बी, इसका जो है आंसर है, इसका आंसर है रिफ्लेक्स वाल्व। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो भी आपने याद रखना है, डायरेक्ट वैल्यूज़ है। मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना रहता है ट्यूबवेल का, तो 50 लीटर पर सेकंड रहता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, ये आपने सिंपली याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है शैलो वेल और डीप वेल के बारे में सवाल पूछा हुआ है कि शैलो वेल जो है उसके मुकाबले में डीप वेल का क्या होता है। तो शैलो वेल और डीप वेल में फ़र्क क्या होता है, जानो। ये शैलो वेल है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, और डीप वेल जो है ये मान लो हार्ड स्ट्रेटा है, हार्ड स्ट्रेटा से नीचे रहता है डीप वेल, और शैलो वेल हार्ड स्ट्रेटा से ऊपर रहता है। इससे देख के आप ये ना समझ लीजिए कि शैलो वेल जो है उसकी डेप्थ कम होती है। शैलो वेल की डेप्थ जो डीप वेल है उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि मान लो अगर मैं हार्ड जो डीप वेल है मैंने यहाँ पे लिया है, मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने डीप वेल लिया है, तो जो दूसरी जगह का शैलो वेल होगा मे बी वो इस डेप्थ से नीचे तक हो, क्योंकि उस जगह पे ज़रूरी नहीं है कि जो ये हार्ड स्ट्रेटा यहाँ पे हो। मान लो किसी और जगह देख रहे हैं तो वहाँ पे जो है शैलो वेल के लिए भी डेप्थ जो है ये हार्ड स्ट्रेटा है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हो सकता है। तो इन शॉर्ट जो है शैलो वेल की डेप्थ किसी और पॉइंट पे इस पॉइंट के मुकाबले में ज़्यादा डीप हो सकता है। तो डेप्थ का कोई भी लेना देना नहीं है शैलो वेल का और डीप वेल का। फ़र्क कितना आता है, डीप वेल जो है हार्ड स्ट्रेटा से नीचे होता है तो इसलिए डिस्चार्ज ज़्यादा देता है। तो डीप वेल क्या क्या होता है, ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, इसलिए ऑप्शन ए है। डेप्थ का कोई लेना देना नहीं है, किसी और पॉइंट पे शैलो वेल की डेप्थ डीप वेल से ज़्यादा हो सकती है, इस पॉइंट के मुकाबले में दूसरे पॉइंट पे हार्ड स्ट्रेटा ज़्यादा नीचे हो सकता है। ग्राउंड वाटर इज यूजली फ्री फ्रॉम, ग्राउंड वाटर में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, इसका ए आंसर आएगा। ग्राउंड वाटर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से बिल्कुल फ्री होता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, द पोल्यूटेड वाटर इज वन विच इज कंटेन्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया। दोस्तों जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो कंटेमिनेटेड वाटर में होते हैं। दो तरह के वाटर होते हैं, एक कंटेमिनेटेड, ऐसे तो वाटर की बहुत सारी टाइप्स हैं, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में दो जो वाटर हैं, एक है कंटेमिनेटेड वाटर, एक है पोल्यूटेड वाटर। कंटेमिनेटेड वाटर जो है उसमें पैथोजन होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं आएगा।
ऑप्शन डी को देखो, इज कॉन्टामिनेटेड, ये दोनों ही चीज़ें अलग हैं। कॉन्टामिनेटेड वाटर में पैथोजेंस होते हैं, पोल्यूटेड वाटर में ना ही पैथोजेंस होते हैं और ना ही पोल्यूटेड वाटर कॉन्टामिनेटेड होता है। तो पोल्यूटेड वाटर क्या होता है, उसमें अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं जो उसको अनफिट कर देते हैं ड्रिंकिंग के लिए। ऑप्शन बी जो है ठीक है। ऑप्शन सी गलत है, सेफ़ नहीं होता है, उसमें पैथोजेंस बेशक नहीं होते हैं लेकिन उसमें और हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, इसलिए सेफ़ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा वाटर बाउंड डिजीज़ नहीं है, डायसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड और मलेरिया। तो सबको पता है मलेरिया जो है पानी से नहीं होता है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास एसिडिटी का सबसे मेन कारण जो है वाटर में क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर होती है, तो ऑप्शन ए आंसर इसका आएगा। फिनोलिक कंपाउंड्स का पब्लिक वाटर सप्लाई में जो है कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमें टेबल देखना पड़ेगा। इस टेबल को आप याद रख लें, जैसे मैंने इसको याद रखा हुआ ऐसे, मेंबर पार्लियामेंट, चल बे, क्रोम से ले कोई अच्छी बैंस, आप अपने से कोई शॉर्टकट बना लो ऐसे, मरकरी, फिनोल, कैडमियम, बोरान, क्रोमियम, साइनाइड, लेड, कॉपर, आर्सेनिक, बेरियम। पहले 0.001, फिर 0. यहाँ तक चलेगा 0.001 बोरान तक, उसके बाद 0.005 यहाँ 3 तक चलेगा, यहाँ मैंने कॉमे डाले हैं तो इसका मतलब वैल्यूज़ इसके बाद चेंज होंगी। फिर उसके बाद आपने याद रख लेनी है वैल्यूज़ सारी, कोई भी शॉर्टकट बना के याद रख लें आप। तो फिनोल के लिए पूछा हुआ तो 0.001, तो यहाँ पे फिनोलिक कंपाउंड का इसका आंसर गुप्ता एंड गुप्ता में गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है सी आएगा, डी नहीं आएगा, सी आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो दोस्तों आज के लिए यही था, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले और क्वेश्चन करेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।